अच्छा इंजीनियर साहब, सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्टूडियो और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जो है वो मैं चाहूँगा कि आप हमें अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बता दें, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी अचीवमेंट्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और आप इस वक्त एक ऐसे मुकाम पे हैं कि आप ये कह सकते हैं कि आई हैव अचीव समथिंग, और दूसरे अल्फाज के अंदर कि आई हैव कंस्ट्रक्ट समथिंग। आपका काम भी इसके रिलेटेड ही है, वो हम नाज़रीन को आगे चल के बताएंगे तमाम तर आपका जो सफ़र है। लेकिन सबसे पहले आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो डिग्री है वो कहाँ से है, आपने इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया, ज़रा हमारे देखने वालों को वो बता दीजिए। देखें जी, वैसे तो अगर कोई बंदा आगाज़ करता है तो वो पहले स्कूल से ही करता है जी ठीक है जी। तो फिर मैट्रिक करता है, फिर एफएससी करता है, फिर एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जाता है। तो मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से शुरू करूंगा। मैंने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और एमएससी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की हुई है। ठीक है। कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक जो बीएससी सिविल इंजीनियर आदमी होता है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर होता है। अच्छा। लाइक इंजीनियरिंग से मुतल्लिका नो हाउ रखता है और मसले मसाइल हल करने की काबिलियत रखता है। ये बात पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल है या नहीं? जी जी, एप्लीकेबल है। ठीक है। यानी मैं समझ रहा हूँ कि जैसे एक जनरल प्रैक्टिशनर होता है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है और एक ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर होता है वो भी जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे ही काम करता है, यानी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। लेकिन कुछ लोग होते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। जैसे आप हार्ट में कर ली, आपने आइज़ में कर ली, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मेदा जिगर में कर ली। पुराने ज़माने में खाली एमबीबीएस से काम चल जाता था, खाली ग्रेजुएट इंजीनियर से काम चल जाता था। इस वक्त जो है ना वो स्पेशलिटी का दौर है। तो जब स्पेशलिटी का दौर है तो अब ज़माना हर बंदे से स्पेशलिटी मांगता है। तो हमारी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 4 मेजर ब्रांच होती हैं जिनके अंदर आप स्पेशलिटी कर सकते हैं। एक जियोटेक इंजीनियरिंग होती है, एक हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होती है और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है। ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा जो जिसका मेरिट सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल फील्ड है वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ये आपने सिविल इंजीनियरिंग के आगे ब्रांचेस बताई? हाँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग के बाद स्पेशलाइजेशन की ब्रांचेस बताई हैं। ठीक है। 4 एरियाज़ में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। वैसे तो 2-4 एरियाज़ और भी हैं लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक यही 4 है। तो उनमें जो सबसे यानी टफ फील्ड और सबसे मेरिट के हवाले से जहाँ अपने अपना मेरिट बनाना होता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर कॉमन मैन की नज़र में स्ट्रक्चरल इंजीनियर अभी उनको इतना प्रोमिनेंट इसलिए नहीं है कि जब ज़लज़ला आता है और बिल्डिंग हिलती है या गिरती है तो फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की याद आती है। तो हमें हमारे साथ एक को प्रोफेशनल होता है, उसको हम आर्किटेक्ट कहते हैं। आर्किटेक्ट का काम होता है कि किसी भी इमारत या बिल्डिंग की डिवीज़न करना और उसमें ब्यूटी ऐड करना। और लेकिन स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम होता है कि उसमें स्ट्रेंथ ऐड करना कि आने वाले 80 से 100 साल तक वो बिल्डिंग हवाओं का, ज़लज़लों का और कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा हो, सैलाबों का, वो मुकाबला कर सके। तो ये स्पेसिफिक ब्रांच होती है एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की। उसने आने वाले 100 सालों के लिए, 80 सालों के लिए बिल्डिंग के अंदर जान डालनी होती है। वो जान डालता है अपनी टेक्निक्स के साथ, जिसमें सरिया लगा लें, कंक्रीट लगा लें, आप लोहे के गार्डर लगा लें, उसकी बुनियादें लगा लें, मिट्टी सीमेंट लगा लें, बजरी लगा लें। ये सारे मटेरियल मिल के एक स्ट्रक्चर को वजूद में लेकर आते हैं। जब वो स्ट्रक्चर को वजूद में लेकर आते हैं तो वो इस सारी चीज़ को स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैंडल करता है। अच्छा, आपने डिग्री कर ली, उसके बाद क्या आपने डायरेक्टली जो अभी आप बिज़नेस कर रहे हैं या अपनी फर्म चला रहे हैं, आपने इसको स्टार्ट कर दिया या इसके दरमियान भी कोई अरसा आया? नहीं, मेरा अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद काउंट करूं तो मेरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की फील्ड में 22 साल का एक्सपीरियंस है। उसमें मेरी 2 मेजर पोर्टफोलियो हैं। एक पोर्टफोलियो ये कि मैंने नेस्पाक में जॉब की। अच्छा, वो कितनी देर की? हाँ, मैं बता 8 साल मैंने जॉब की। अच्छा। मेरा ग्रेजुएशन ईयर था 01 से 04। When I did BSc in civil engineering, then I went to the NESPAC. जब मैं नेस्पाक में गया तो नेस्पाक पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसल्टेंसी का इदारा है और ये सेमी गवर्नमेंट बॉडी है। टू व्हाट डेजिग्नेशन आप वहाँ पे? हाँ जी, वहाँ पे ना हमारे इंजीनियरिंग की जैसे मैंने डिवीज़न बताई हैं तो वहाँ पे भी डिवीजन्स होती हैं। ट्रांसपोर्ट की अलग होती है, हाइड्रोलिक्स की अलग होती है, जियोटेक की अलग होती है। तो मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिवीज़न के अंदर ज्वाइन किया नेस्पाक को। तो उस दौरान मैंने जॉब के साथ हमें ऑप्शन मिलती है कि अब हम अपनी क्वालिफ़िकेशन इम्प्रूव कर सकें। तो मैं दिन को मैं जॉब करता था और शाम को मैं यूईटी जाता था मास्टर करने के लिए। तो
تو الٹیمیٹلی پھر آئی ڈیڈ ماسٹر ان سول انجینئرنگ، اس کو ماسٹر ان سول انجینئرنگ کہہ لیں یا ماسٹر ان اسٹرکچرل انجینئرنگ کہہ لیں، وہ میں نے 2010 میں کمپلیٹ کی۔ مطلب آپ نے ایکسپرٹیز اپنی اسٹرکچرل میں رکھی؟ ہاں جی، میں نے اسٹرکچر میں، کیونکہ میرا ڈویژن نیسپاک میں اسٹرکچر تھا، مجھے اس میں شوق تھا جانے کا، تو میں نے اسٹرکچر میں ہی آگے ماسٹر کیا، ٹھیک ہے، تاکہ میں اس فیلڈ کو کنٹینیو رکھ سکوں۔ جب میں نیسپاک میں سینئر لیول پہ پہنچا، ایٹ اے لیول آف سینئر اسٹرکچرل انجینئر، تو میں 2012 آ چکا تھا۔ دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو دا نیسپاک اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ٹو آپریٹ مائی اون کمپنی آلٹیک انجینئرس کے نام سے۔ ٹھیک ہے، 2013 سے میں مارکیٹ میں پریکٹس کر رہا ہوں سول انجینئرنگ اینڈ اسٹرکچرل انجینئرنگ کی۔ ہمارے پاس ایک فل فلیج کمپنی ہے جس میں 25-30 لوگ ہیں، جن میں آرکیٹیکٹس ہیں، ڈپلوما ہولڈرز ہیں، اسٹرکچرل انجینئرز ہیں، ڈرافٹسمینز ہیں، سرویئر ہیں، ایم ای پی کے انجینئرز ہیں، فائر فائٹنگ کے انجینئرز ہیں، آپ ہمارے پاس لینڈسکیپ کے لوگ ہیں۔ تو وہی انجینئرنگ کے حوالے سے، سول انجینئرنگ کے حوالے سے اس کی جتنی بھی برانچز ہیں، یعنی ایک پروجیکٹ کو ڈیولپ ہونے میں جتنی اسپیشلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری ہمارے پاس ایز اے ون ونڈو موجود ہے، اور ہم ساری چیزیں وہیں آپریٹ کرتے ہیں۔ تو کب سے آپ آلٹیک انجینئرنگ کو چلا رہے ہیں؟ 2013 سے میں چلا رہا ہوں جی۔ میری کمپنی کا نام آلٹیک انجینئر تھا، یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ ہے 2016 میں، اور تب سے یہ رجسٹرڈ ہے، اور آج 2026 ہے، تو آپ لگا لیں مجھے کو 13-14 سال ہو گئے کمپنی رن کرتے ہوئے۔ جب میں آپ کے متعلق آپ کی ویب سائٹ پہ کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو آئی کیم ٹو نو کہ آپ نے آج تک 1000 کے قریب جو پروجیکٹس ہیں ان کو ڈلیور کر دیا ہے۔ تو اس سفر کے متعلق بتائیں کہ اس کے اندر کون سی مشکلات پیش آئیں، کیونکہ آسان کام نہیں ہے، 1000 کہنا جو ہے وہ آسان لگتا ہے، لیکن دیکھیں یہ آپ تو یہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا کہ اگر ایک ڈاکٹر نے 1000 آپریشن کیے ہوں، وہ سرجن ہو، اور بندہ کہے کہ جی آپ نے 1000 کیسے کر لیے، تو وہ اس کی فیلڈ ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ایک فیلڈ میں آپ 22 سال سے کام کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ اگر میں نے 1000 پروجیکٹ کیے ہیں، اور اگر میں نے 30 پروجیکٹ بھی پر ایئر کیے ہوں تو 1000 بن ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دا اسکائی از دا لمٹ، اینڈ وی آر اسٹل ٹرائنگ ٹو ایکسیل۔ ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایکسیل کریں، ہمارا جرنی ختم نہیں ہے۔ تو 1000 پروجیکٹس بالکل میں نے ڈیلیور کیے ہیں۔ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو میری نیسپا کی جاب کے دوران میں نے ایگزیکیوٹ کیے، اور یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو میں نے پرائیویٹ پریکٹس کے درمیان ایگزیکیوٹ کیے۔ تو اس میں ورسٹائل پروجیکٹس ہیں جن میں آپ لگا لیں بریجز ہیں، روڈز ہیں، ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، بلڈنگ اسٹرکچرس ہیں، آپ کی ہاربرز ہیں، آپ کی یعنی سول انجینئرنگ میں جتنے بھی پروجیکٹس آپ برانچز آپ کہہ سکتے ہیں، ہم نے ہر برانچ کے اندر کام کیا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں ایک پروفیشنل اٹموسٹ اپنی ایفرٹ کے مطابق، ایک پروفیشنل رسپانسبلٹی اور آنیسٹی کے مطابق اس کو میں ڈیلیور کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے، وی ہیو اے گڈ پروفائل آف دی پروجیکٹس، بوتھ ان دا انڈسٹریل، بوتھ ان دا ریزیڈینشیل، کمرشل، ہر طرح کی اسٹرکچر پہ ہم نے کام